नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरंभ ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जिसके आधार पे हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न बनता है। तो आज की इस क्लास से हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, यदि आप इस पूरे क्लास को शिद्दत से कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, जो कि ये क्लास बहुत देर का नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का होगा। तो आप लोग क्लास को पूरा शिद्दत से देखिएगा शुरू से अंत तक, और जब क्लास खत्म हो जाएगा तो बाद में कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 में है, पूरा बेसिक से पूरा हाई लेवल तक लिए। प्रश्न संख्या 1 में है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ओ आहर सही दुर्गई। चलिए अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है। ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है, 4। अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, यदि आपको पूछे तो अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो उसका संख्या भी 4 है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 4 में है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल का उच्चारण स्थान दांत। देखिए आप सबको हम एक ट्रिक बताते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। इसका एक ट्रिक है, के टी एम डी ओ, के टी एम 2। के से होता है कंठ, ती से होता है तालु, और म से होता है मूर्धा, डी से होता है दंत, ओ से होता है ओष्ठ। यदि क वर्ग का पूछेगा तो कंठ है, कंठ से। च वर्ग का पूछेगा तो टी है तो तालु, ट वर्ग का पूछेगा एम है तो मूर्धा से। आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा। इससे सिर्फ इस प्रश्न को यदि आप लोग याद कर लेते हैं ना, तो 2 प्रश्न आपका फिक्स हो जाएगा बिहार बोर्ड में, चाहे आप 12th में हो या चाहे 10th में हो। चलिए अगला प्रश्न संख्या है कि बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापे क्या चीज़ को दर्शा रहा है। बुढ़ापा एक भाव है, यानी एक भाव को दर्शा रहा है। लड़कपन यदि पूछ जाता लड़कपन क्या है, तो लड़कपन भी हो जाता भाववाचक। बचपन पूछ जाता तो बचपन भी हो जाता भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है, वहाँ कौन है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। यानी वहाँ कौन है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन, यानी कौन एक क्या है, कौन एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दूध कौन सा विशेषण है, परिणाम, गुण, संख्या या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा गुण, यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि थोड़ा सा दूध, तो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा परिणाम होगा। यदि संख्या का होता है यहाँ पे कि 4, 5, तो इसका हो जाता है संख्या। यदि किसी के गुण के बारे में बात होता है तो यहाँ हो जाता है गुण, जैसे वह काला है, तो यहाँ किसी के गुण के बारे में बात किया जाता है तो वो हो जाता गुणवाचक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 8 में है कि मोहन दौड़ रहा है, कौन सा काल है। तो सबसे पहले काल के कितने भेद हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मोहन दौड़ रहा है, कौन सा काल है। तो मोहन दौड़ रहा है, यानी मोहन जो है अभी वर्तमान में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाच के कितने भेद हैं। वाच के कितने भेद हैं, तो वाच के कुल 4 भेद, वाच के कुल 3 भेद हैं। संज्ञा कितने भेद हैं, यदि पूछे तो संज्ञा कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। और यहीं यदि यहीं पे पूछता कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम के 6 भेद हैं। आप लोग भेद को याद रखेंगे तो भेद से भी 2-3 प्रश्न बन जाएगा। इसीलिए ना आपको हम पहले बोले क्लास में, यदि आप इस क्लास को शिद्दत से कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर या 5 नंबर भी आपको आ सकता है, यदि आपका नसीब अच्छा रहा तो। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अपमान में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है। अपमान में तो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे यहाँ पे है क्या है, अपमान। क्या पे यहाँ पे है अपमान, अपमान। तो अप जोड़ मान, अप जोड़ मान बराबर क्या होगा, अपमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अप। और यदि यही पे पूछता है अपमान में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है तो प्रत्यय हो जाता है यहाँ पे मान। आप लोग स्वर प्रत्यय को भी पूरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर टॉपिक को लिए हम क्वेश्चन बहुत कम ही कराएंगे, लेकिन हर टॉपिक को लिए ताकि आपका व्याकरण जितने भी सवाल पूछेगा ना, हर सवाल का आप जवाब दे सकते हैं, जिस क्लास को आप 10 से कर लेते हैं।
अगला देखिए प्रत्यय आ गया। प्रत्यय भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भलाई में आई। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, आप पर इसको तोड़ के देखिए, इसको संधि विच्छेद करके देखिए। भलाई में क्या प्रत्यय है? भलाई में आई प्रत्यय होगा, आई। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, कौन कारक है? गंगा हिमालय से निकलती है, कौन कारक? सबसे पहले आप लोग याद रखिए कारक के भेद कितने हैं। तो कारक के कुल भेद 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान को के लिया पदान से, संबंध का के की, अधिकरण है अरि ओह। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कोई वस्तु है, कोई वस्तु और यहाँ से दूर हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती यानी यहाँ से दूर हो रहा है। तो किसी भी वस्तु में जुदाई को दर्शाने के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से। और यदि यहीं पे रहता है कि राम कलम से लिखता है, तो यहाँ पे हो जाता है कर्ता ने कर्म को करण से, तब यहाँ पे हो जाता है करण कारक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि गंगा हिमालय से निकलती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। चलिए आगे प्रश्न, समास के कुल कितने भेद है? तो समास के कुल कितने भेद है? समास के कुल 6 भेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। समास के कितने भेद है? तो समास के 6 भेद हैं। चलिए विनापति में कौन सी समास है? तो नहीं, विना पानी में कौन सी समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विना पानी। विना पानी में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये विशेष अर्थ को धारण किया है, विशेष अर्थ को धारण किया है, इसीलिए विना पानी में कौन सा सर्वनाम है? तो बहुव्रीहि सर्वनाम है। अगला प्रश्न, हाँ चीन से देखिए, आप सिर्फ इस चीन को याद कर लेंगे ना, तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इस चीन को याद रखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूर्ण विराम चिन्ह। उसका बाद यदि यहीं पे पूछता कि प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हो जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग चिन्ह को याद रखिएगा, इस चारों चिन्ह को याद रखेंगे ना, तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध स्वर कौन है? शुद्ध अशुद्ध से भी लगभग 2 प्रश्न या 1 प्रश्न रहता है। तो शुद्ध क्या है? निरोग। नहीं, ये निरोग नहीं होगा, क्योंकि निरोग ऐसे होगा नदीर्घिकार निरोग। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊपर भी नहीं होगा, नमस्कार भी नहीं होगा, अनुकूल, हाँ अनुकूल ये ठीक है, अनुकूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुकूल। शुद्ध स्वर कौन है निम्न में? तो अनुकूल शुद्ध है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न, उसने कहा होगा कौन सा वाक्य है? उसने कहा होगा यानी इसमें कन्फर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे किस चीज़ को दर्शाया जा रहा है? तो यहाँ पे संदेह को दर्शाया जा रहा है कि उसने कहा होगा, फिक्स नहीं है कहा होगा या नहीं कहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, बस इतना ही प्रश्न था, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं? तो वाक्य की अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं, जिसका हर का आपको सबका दे दिए हैं, एक ठो हम सबका दे दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रश्नवाचक क्या तुम पढ़ रही हो? प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक